आप जो कह रहे थे सैकड़ों बॉडीज का क्रिमेशन किया है हमने, दैट वाज 4266। खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट नोएडा का बहुत बड़ा बड़ा एरिया है, तो वहां फिर बॉडीज का ढेर लग जाता है। उनके पास अंदर रखने की जगह नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि वहाँ लाइट बहुत कम आती है कई जगह पे। लाइट कम आने की वजह से रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं चलता, तो वो बॉडीज बाहर पड़ी रहती हैं। बाहर पड़ी रहती हैं, स्मेल मार जाती है। वहां पे चूहे आ जाते हैं, वहां पे कुत्ते आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं। मैं अंदर गया, मैं अंदर खुद कूद के गया। 6 बच्चे तो ले जाते ही मर चुके थे। 6 जो बचे हुए थे उसमें से एक एक करके 2 और की डेथ हो गई। 4 बच्चे उसमें से बच गए। तो शंटी जी, इस बार जो हीट वेव रिलेटेड डेथ्स बहुत सारे हुए थे, तो इस बार भी आपके पास कॉल्स आया था? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हमने एक दिन में 44 डेड बॉडी भी क्रिमेट करी है, 44। और 90% हॉस्पिटल्स में पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये डॉक्टर अपने कमरे में बैठे होते हैं, या तो कंपाउंडर या कुछ और बाहरी लोगों से पर बॉडी सिस्टम में उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो बड़े केस होते हैं, या बड़ा व्यक्ति पैसे वाला, सोर्स वाला या राजनीतिक, वहां फिर सब प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम होता है। अदरवाइज पोस्टमार्टम सिर्फ नाम है, पोस्टमार्टम किया नहीं जाता है। आज हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी जुड़ रहे हैं। शंटी इज अ पद्मश्री अवॉर्डी, ही इज अ फॉर्मर एमएलए एंड अ सोशल एक्टिविस्ट. He is also the founder of Shahid Bhagat Singh Seva Dal and is also currently the member of the core group of human rights defenders as part of the National Human Rights Commission. Jitendra Singh Shanti has been interviewed by celebrities like Amitabh Bachchan for the amazing work he has done, especially during COVID-19, where he stayed in crematoriums for days without going home so that he could conduct the last rites of hundreds of dead bodies of people who died due to COVID. Shanti ji, thank you आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शंटी जी, आपको याद होगा कोविड का जब पीक हुआ था, मैंने आपका इंटरव्यू किया था। मैंने फर्स्ट हैंड आपका काम देखा है, जब आपने सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार आपने और आपका टीम ने फ्री में किया था। There were dead bodies all around you. You lost people in your team who were trying to help you in the process. पर आज भी जिन लोगों की मृत्यु हुई है, एक क्लोजर नहीं मिला है। आज भी हमारे सामने सही पिक्चर नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। There are many allegations that the government has underplayed the numbers. उस दौरान जब ये हुआ था तो ये मामला कितना गंभीर था, और आज भी सिचुएशन कितना गंभीर है? प्रेमा, आप जो कह रहे थे सैकड़ों बॉडीज का क्रिमेशन किया है हमने, दैट वाज 4266 जो हमने क्रिमेट किया। उसमें कुछ दफनाया भी है, मुस्लिम का हमने, क्रिश्चियन का भी किया उस समय। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो 4 साल पहले सिस्टम था, आज भी सिस्टम वही है। जो फैसिलिटी उस समय नहीं थी वो आज भी नहीं है। सच बोलूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि इतने बड़े कहर में से निकल के हमको अकल आ गई हो या हम कुछ सीखे हो। इवन देन देखा जाए तो कई लोग तो कोविड को भूल ही गए बिल्कुल, जैसे कोई त्योहार निकल जाता है। लेकिन जिनके घरों में लोग मरे हैं, कईयों घरों में तो 4-4 मौत भी हुई हैं, वो तो सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। तबाह हो गए उनके घर, बिजनेस तबाह हो गए, लोगों के घर बिक गए कईयों के। उसका कारण था बहुत बड़ा कि जहां अच्छे लोग काम कर रहे थे, सेवा में लोगों के साथ जुड़े, वहीं ऐसे लोग भी तो थे जो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बेच रहे थे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। ऐसे लोग भी तो थे 500 वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 10,000 का बेच रहे थे। याद करिए उस समय, बुरा भूलेंगे नहीं आप उस समय को। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में मिल रही थी। और मैं बात ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरे आसपास ही कुछ जो हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह, राजीव गांधी हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, जहां से हमने 50 से 60 डेड बॉडी भी पर डे उठाई है। वहां से 60 से 70 तक भी चले गए। उन हॉस्पिटल के अंदर 25 अगर वेंटिलेटर थे तो चलाने वाला एक भी ऑपरेटर नहीं, वो आप उस टीचर टाइम नहीं की थे। बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात? आज भी वहीं खड़े हैं। मैं यही बताने वाला हूँ कि हम्म, ऐसा नहीं कि आज सुधार हो गया है जी, उन्होंने बड़ा काम बढ़ा दिया है जी। आज भी एक एम्बुलेंस जो उनके पास खड़ी थी, खड़ी है, चलती नहीं है। बड़ी मजेदार बात है। ये मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो जो बड़े हॉस्पिटल थे, देखिए डॉक्टर, टेक्नीशियन,
नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन्होंने तो भगवान के रूप में काम किया है। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल ने एज ए इंडस्ट्री काम किया उस समय, और 40-40 लाख रुपए के बिल बनाए लोगों पे, जिस बीमारी का इलाज नहीं था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म है, डर नहीं है कि कुछ लोग आपस में मिल गए थे, जैसे लैब वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले, हॉस्पिटल वाले, फार्मा कंपनी वाले, ये सब मिल गए थे आपस में, और इन्होंने जितनी बेईमानी हो सकती थी उससे कई गुना ज्यादा करी है। याद करिए ना, शुरू हम्म, शुरू में सैनिटाइजर 200-200 रुपए का बिक गया, जो 20 रुपए का था। हम्म, मास्क जो 2 रुपए का था वो 20 रुपए का बिक गया। और मुझे तो ये भी याद है, कंसंट्रेटर जो 25,000 का था 2-2 लाख रुपए का बिका। हम्म। सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज कोविड नहीं है और हमने उस कोविड में खता खाने के बाद शायद सीख लिया हो, या ऑक्सीजन प्लांट लग गए हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा कुछ नहीं है, वहीं खड़े हैं हम, आज भी वहीं खड़े हैं, बता दूं मैं आपको। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वी हैव नॉट लर्नड आवर लेसन्स फ्रॉम द पैंडेमिक। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। अभी 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 आप देख तो लीजिए ना क्या हुआ, जब 121 लोग मरे, हम्म, आपके सामने की बात है अभी, भगदड़ में। हम्म। तो कितने हॉस्पिटल में क्या मिला उनको, आपके सामने है। इसमें तो मुझे मैं ये नहीं कहूंगा कि किसकी लापरवाही थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही तो है उसमें। वो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम्म। हमें तैयार रहना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी एक ऐसी है जो जिंदगी बचा सकती है, उसमें हम बहुत पीछे हैं और देशों के हिसाब से। शंटी जी, लोग सोचेंगे कि कोविड तो उस टाइम पे हो गया था, गुजर गया था, अब हम कोविड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बट शंटी जी, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग दिस अप, बिकॉज हम लोगों ने रिसेंटली भी एक स्टोरी हमने किया था जिसमें हमारी टीम ने सेक्टर 94 नोएडा का पोस्टमार्टम हाउस विजिट किया, जिसमें हमने देखा कि डेड बॉडीज जमीन पर पड़े हुए हैं। देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, लोगों की डेड बॉडीज बिल्कुल डिकम्पोज्ड स्थिति में पाई गई थी। ये कोविड के बाद आज भी ये हालात हमारे देश में क्यों है? ये प्रेमा, जब भी पीक आता है, चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, हर साल आता है। इस बार गर्मी में 2-3 दिन ऐसे भी आए थे कि एक दिन में दिल्ली के अंदर 300 से 400 डेथ भी हुई है, जो बहुत गर्मी पीक पे थी। क्योंकि हमारे शमशान घाट में जहाँ 3-4 डेड बॉडी आती है, वहां भी 40 तक आ गई थी, और निगमबोध घाट पे 200 भी आई है एक दिन के अंदर। उस समय क्या होता यू है आर कि टॉकिंग अबाउट जून, जून, हाँ, मई जून। मई एंड जून, जब पूरा पीक था एकदम गर्मी का। उस समय क्या होता है कि जिस मोर्चरी के अंदर, जिस जिस मोर्चरी में जहाँ पोस्टमार्टम होते हैं, वहां पे उनको ये होता है कि 4 आएंगी, 5 डेड बॉडी आएंगी। लेकिन जब 20, 25, 30 आ जाती है तो वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके रेफ्रिजरेशन सिस्टम इतना बड़े नहीं है उनके पास। छोटे हम्म, शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है, सच बोलूं मैं आपको। हम्म, लेकिन अभी दिल्ली में देखा जाए तो जैसे हमारा 30 हजारी वाला है, वो बहुत बड़ी मोर्चरी है। और कोविड के टाइम में मुझे याद है कि हमको मोबाइल मोर्ची वो लाने पड़े, मोर्चरीज मोबाइल, यानी कंटेनर्स के अंदर बॉडी रखनी पड़ी, क्योंकि हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे कि यहाँ बल्क में भी 100 में भी आ सकती है कभी। इसी प्रकार जब सर्दी पीक पे आती है या गर्मी पीक पे आती है, तो हर साल ऐसे ही होता है। खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट नोएडा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा एरिया है, तो वहां फिर बॉडीज का ढेर लग जाता है। उनके पास अंदर रखने की जगह नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि वहाँ लाइट बहुत कम आती है कई जगह पे। लाइट कम आने की वजह से रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं चलता, तो वो बॉडीज बाहर पड़ी रहती हैं। बाहर पड़ी रहती हैं, स्मेल मार जाती है, वहां पे चूहे आ जाते हैं, वहां पे कुत्ते आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि क्योंकि मैं सच बोलूं, मेरे घर का भी अगर कोई व्यक्ति वहां पड़ा होगा और उसका निरादर होगा, तो मैं उसे सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, और मेरे दिल के अंदर अफसोस रहेगा कि मेरा बंदा भी चला गया, मेरा परिवार भी अधूरा रह गया, और उसकी लाश के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, शायद मैं उसको नहीं भूलूंगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी काम है। आपने जो क्वेश्चन उठाया है, ये बड़ा जायज क्वेश्चन है, वाजिब क्वेश्चन है, मानवता के लिए है। और राइट ऑफ द डेड बॉडी, मैं तो ये भी कहूंगा। NHRC में भी हमने ये बात उठाई थी, एज ए डिफेंडर ग्रुप, NGOs ग्रुप, कि लाश को तो कम से कम डिग्निटी मिलनी चाहिए भाई, उसको मोक्ष के लिए तड़फना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि मैंने जब चेयरमैन ऑफ NHRC को रिक्वेस्ट की, और उन्होंने एक ऑर्डर निकाले कि किसी भी देश के अंदर हॉस्पिटल में अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो डेड बॉडी को पैसे की वजह से नहीं रोका जाएगा, उसको तुरंत उसको रिलीव करना पड़ेगा। और अगर उनके पास पैसे नहीं है, आप उनको अंडरटेकिंग लेके डेड बॉडी को रोकेंगे नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि 90% हॉस्पिटल में तो मॉर्चरी भी नहीं है।
दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करूं, अगर 10,000 हॉस्पिटल है यहाँ पे प्राइवेट, तो 9,900 हॉस्पिटल में मोर्चरी नहीं है। रात के 2 बजे डेथ हो जाए, कहेंगे बॉडी घर ले जाओ। अब तो चौथे महल्ले पे रहता है एक कमरे के मकान में, प्रेमा जी वो डेड बॉडी कहाँ रखेगा बताइए ना मुझे, तो क्या साधन मिलेगा? गर्मी के अंदर वो तो बॉडी खराब हो जाएगी। तो ये कंपलसरी है। जो मेडिकल की जो टीम है गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की खास करके, उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की, मैं कहता हूँ किसी भी स्टेट में हो, अगर डेथ हॉस्पिटल में हो जाती है तो उसको डिग्निटी के साथ कम से कम रात को रखने के लिए एक मोर्चरी तो होगा, उसके अंदर एक कमरा तो चाहिए ना जी, 6x6 का या 10x10 का। जब इतने बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो एक कमरा वो मोर्चरी के लिए क्यों नहीं बना सकते हैं? और दूसरी बात, डेड बॉडी घर छोड़ने के लिए वो कहते हैं जी आप अपनी एम्बुलेंस ले आइए, यानी 10,000 रुपए का और खर्चा जाते जाते। तो हर हॉस्पिटल में कंपलसरी क्यों ना हो कि डेथ हो जाए तो डेड बॉडी को घर छुड़वाने का काम भी हॉस्पिटल का हो। ये भी मेरी 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 ये डिमांड है प्रशासन से और सरकार से कि कम से कम मौत होने के बाद तो यार उनको हम इज्जत दे दें। मेरी ये रिक्वेस्ट है। शंटी जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है रिगार्डिंग डिग्निटी इन डेथ, जो हमें देना चाहिए टू द डेड। बट कोविड के टाइम पे आपने देखा है, उसके बाद भी आपने देखा होगा, बिकॉज यू आर इन टच विथ ऑल दीज क्रिमेटोरियम्स, मॉर्चुरीज, हॉस्पिटल्स। आपने बहुत सारे किस्से पहले हमें आपने सुनाए थे जहां पे the dignity of the dead was violated. Can you tell us about how this was violated in the past, और आज भी सिचुएशन क्या है? देखिए अभी 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 देख लीजिए कि 25 मई को दिल्ली के विवेक विहार में एक हॉस्पिटल में जो बच्चों का डे केयर सेंटर था, ऑक्सीजन के सिलेंडर फटते हैं, 5 सिलेंडर। पहली बात तो एक 125 गज के मकान के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक हॉस्पिटल खोलने की परमिशन कैसे दे दी, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे। कोई वहां से भागने का साधन नहीं है, वहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे कोई सीढ़ियां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर का बिजनेस करता था। अब मैं आपको बता दूं कि जो घर में हमारे गैस सिलेंडर है, इसका जो प्रेशर है 3 या 4 kg होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसका प्रेशर 150 kg होता है, जो मिसाइल की तरह जाता है। वो हुआ भी वही, जैसी आग लगी पहला उनके हॉस्पिटल में घुसा वो, और 12 नवजात बच्चे बेचारे जो अंदर फंस गए, हॉस्पिटल वाले भाग गए और हम लोग मौके पे गए, छलांग मार के पीछे से तोड़ के अंदर गए, उनको बाहर निकाला। In fact, I've seen videos. Shanti ji, I would want to cut you there because this was so brave of you and your team. We've seen videos where where we could actually see you rushing inside that hospital to save the lives of these babies. Some babies were rescued, but many babies died. जब hospital के जो staff है, they were all running out of the hospital. You people were actually getting inside the place, risking your own lives. Yeah. मैं अंदर खुद कूद के गया। मेरे को बल्कि धुआं इतना चढ़ गया कि मुझे लगा कि मैं वहीं गिर जाऊंगा, तो मैंने गीला कपड़ा रखा, फिर बाहर आके फिर मैंने आंखों पे गीला कपड़ा रखा। 6 बच्चे तो ले जाते ही मर चुके थे। 6 जो बचे हुए थे उसमें से एक एक करके 2 और की डेथ हो गई, 4 बच्चे उसमें से बच गए, लेकिन वो पब्लिक की सेवा की वजह से बचे, किसी सरकारी तंत्र की वजह से नहीं बचे, पहली बात तो। दूसरी बात देखिए, इसमें यहीं पे सारी पोल खुल जाती है कि उस मकान में 125 गज में हॉस्पिटल कैसे बना। ये इससे बड़ा आपको नेग्लिजेंसी और कहाँ मिलेगी? अभी तो आप कोविड की बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक ही घर के अंदर 12 बच्चों का मर जाना, और 5 बेड की परमिशन थी उसके पास और 25 बेड लगाए हुए थे, और वो 5 बेड वाली परमिशन भी खत्म हुए को भी 6 महीने हो गए थे। और ऐसे 4 हॉस्पिटल चलाता है दिल्ली के अंदर वो। और ऐसे अगर मैं गिनने लगूंगा तो दिल्ली में 4000 हॉस्पिटल होंगे बच्चों वाले, और सब लापरवाही में चल रहे हैं। किसी के पास अपनी एम्बुलेंस नहीं है, किसी के पास अपना शव वाहन नहीं है, किसी के पास मोर्चरी वैन नहीं है, तो लाइसेंस कैसे मिल जाता है उनको? तो आपने जो बात पूछी कि तब कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं, तो उसका जवाब ये है। कमिंग बैक टू द सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस, जब हमारी बात वहां के वर्कर्स से हुई थी तो उन्होंने कहा कि इतनी डेड बॉडीज तो उन्होंने कोविड के टाइम में भी नहीं देखा था। एंड आई रिमेम्बर वन जर्नलिस्ट
लोकल जर्नलिस्ट, दैनिक भास्कर के एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया था वहां के वर्कर्स को, और उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या क्या साधारण है, सामग्री है, इक्विपमेंट है पोस्टमार्टम करने के लिए, और क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नीडल्स भी नहीं है, हमारे पास थ्रेड्स नहीं है, हमारे पास कॉटन नहीं है। तो ये जर्नलिस्ट ने पूछा कि तो फिर आप पोस्टमार्टम कैसे करते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो मृतक है, हम उनके फैमिलीज को बोलते हैं कि आप जाके लेके आओ। तो it is so shocking that they are making the families of the dead to go to a store nearby and bring needles and threads. The things, these equipment, all these things should be provided by the government itself. It's so pathetic that this condition remains. But another thing that I want to talk to you about is most of these deaths, as you said, is because of हीट वेव। अभी गर्मी के टाइम में हीट वेव, सर्दी के टाइम में बिकॉज ऑफ पीक विंटर्स एंड ऑल दैट। बट हम लोग सेम पैटर्न देख रहे हैं, कोविड के टाइम में भी हमने सेम पैटर्न देखा कि जब भी ऐसा कुछ होता है नंबर्स अंडर रिपोर्ट हो जाता है। अभी भी हमने वही पैटर्न देखा है कि गवर्नमेंट नंबर्स आज भी इट्स नॉट वेरी क्लियर, वो आज भी हीट वेव रिलेटेड डेथ्स को अंडर रिपोर्ट ही कर रहे हैं। तो ऐसा पैटर्न क्यों है? व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट इवन एक्सेप्टिंग दैट पीपल आर एक्चुअली डाइंग इन दिस कंट्री, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु आर डाइंग आर मार्जिनलाइज्ड पीपल, आर होमलेस पीपल? देखिए, इसमें तीन बातें आती है। पहली बात तो यह है कि जब डेथ होती है, जैसे कोविड में डेथ हुई, तो नंबर ऑफ द डेथ सही क्यों नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। अगर मैं शाहदरा में रहता हूं और मेरे किसी जानकार की डेथ हुई है, तो जरूरी नहीं कि मैं शाहदरा में उसका संस्कार करूंगा। समझ लीजिए बात। कहीं जगह नहीं मिली तो कोई नोएडा ले गया, कोई उत्तर प्रदेश ले गया, कोई अलीगढ़ ले गया, कोई आगरा ले गया, या कईयों ने जाके खेतों में ही संस्कार कर दिया। तो नंबर ऑफ डेथ तो वहीं पे गड़बड़ हो गया। और आपने तो यहाँ तक देखा होगा कि कई स्टेट्स में लोगों ने नहर में फेंक दी डेड बॉडी, जब उनको जलाने की जगह नहीं मिली। बड़े शॉट्स आए थे कि लोग उठा उठा के नहर में भी डेड बॉडी फेंक रहे हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, जब डेथ होती है तो आम लोगों को इतनी समझ ही नहीं होती कि कहाँ हमने इसका मृतक का नाम लिखवाना है, कहाँ हमने इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। कई लोगों ने नहीं बनवाया उस समय। और जहां तक आपने बात कही कि मोर्चरी वालों ने आपको कहा कि हम तो कभी इतनी बॉडी तो कोविड में भी नहीं आई थी, अब आ रही है, उसका जवाब मेरे पास ये है कि अब जो बॉडी इनके पास आ रही है हीट वेव में या एक्सीडेंटल, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है, तो इससे समय लगता है। कोविड में बेसिकली पोस्टमार्टम नहीं करते थे। कोविड में तो सिर्फ कोविड का सर्टिफिकेट लगा होता था, तो बॉडी आती थी, पैक करके मोहर लगा के दे देते थे, ले जाइए कोविड की है, क्योंकि पहले कोविड ऑलरेडी डिक्लेयर। बेसिकली पोस्टमार्टम उसी का होता है जिसका कॉज ऑफ द डेथ ना पता हो, ये जहर खा के मरा है या फांसी लगा के मरा है या गला दबा के मारा गया है। उसकी तो जरूरत नहीं थी कोविड में, इसलिए रश नहीं लगता था उस समय। जैसे अगर 100 बॉडी भी आई तो 2 घंटे में 50 से 60 बॉडी निकाल देते थे, क्योंकि चीरा फाड़ी तो होती नहीं थी। समझिए बात को आप। वो तो खाली एक फॉर्मेलिटी थी कि पोस्टमार्टम हाउस की स्टैंप लगानी है कि बॉडी वाया पोस्टमार्टम हाउस गई है, कैलकुलेशन में आ जाएगी, और वो कैलकुलेशन गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। लेकिन हर बॉडी का पोस्टमार्टम होगा ऐसा नहीं होता था, इसलिए नंबर ऑफ द डेथ जो है उस समय उनको पता नहीं लगा। अब इसलिए पता लग रहा है उन लोगों को उस पोस्टमार्टम हाउस में, क्योंकि अब वो बॉडी ऐसी आ रही है कि उनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा लावारिस होने के कारण। उस समय क्या था कि उनके वारिस भी आते थे साथ में, हॉस्पिटल में से चल के बॉडी दे देते थे फटाफट। अब 72 घंटे बॉडी को तो रखेंगे तभी पोस्टमार्टम होगा ना, ये बाय लॉज है। हमें भी शहीद भगत सिंह सेवा दल में फोन आता है कि शंटी जी फलाना जगह लाश पड़ी है, तो हम बॉडी को उठाने से पहले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आके उस बॉडी को पहले हॉस्पिटल लेके जाएगी। अगर कोई बंदा सड़क पे पड़ा हुआ है तो मैं कैसे घोषित कर दूंगा कि मरा हुआ है? समझिए बात। उसे डॉक्टर घोषित करेगा, डॉक्टर उसकी अनाउंसमेंट करेगा कि ही इज नो मोर, उसका सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट को ले जाके फिर वो पुलिस वाले उस बॉडी को हमारी एम्बुलेंस में मोर्चरी में रखवाते हैं। फिर उसका जगह जगह पे प्रचार करते हैं, कई बार अखबार में भी देते हैं, कई बार वो अपने वायरलेस पे बोल देते हैं कि एक बॉडी मिली है जिन्होंने कपड़े इस रंग के पहने हुए, उम्र इतनी है, बाल ऐसे हैं, शरीर पे चोट का निशान है, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। फिर 72 आवर्स उसकी वेट की जाती है कि शायद इसका कोई वारिस आ जाए, कोई परिवार से आ जाए। तो जब वो कोई नहीं आता है तो 72 घंटे बाद वो पोस्टमार्टम कराते हैं उसका पुलिस वाले। देन वो हमको इन्वॉल्व करते हैं कि आपके एनजीओ शंटी जी कि आप इसका क्रिमेशन करा दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम करा देते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। यही एक वजह है कि अब उनको रश लग रहा है, कोविड में नहीं लग रहा था, जबकि कोविड में डेथ की संख्या कई गुना ज्यादा थी, हजारों में थी। लेकिन उस समय उनके वारिस साथ में आ रहे थे, अब वारिस नहीं आते लावारिस बॉडी के, इसलिए ये कारण।
तो शंटी जी, इस बार जो हीट वेव रिलेटेड डेथ्स बहुत सारे हुए थे, तो इस बार भी आपके पास कॉल्स आया था? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हमने एक दिन में 44 डेड बॉडी भी क्रिमेट करी है, 44। वो हमारा पीक वाला डे था, क्योंकि वहां चार, जहाँ चार आती है 44 आई तो 40 बढ़ गई ना। एक हम्म। दिन में इतनी आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कोई सड़क पे मिल रहा था, कोई बस स्टैंड पे मिल रहा था। और प्रेमा, उसका एक कारण है बहुत बड़ा, जो मैंने असेस किया है कि पहले क्या होता था। आप बचपन में हम जो देखते थे, हर घर के बाहर एक प्याऊ बना होता था, मोहल्ले में प्याऊ होता था, बाजार में होता था, कहीं भी आदमी गाड़ी रोक के, कार सॉरी रिक्शा पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, पैदल जा रहा है, पानी पी सकता है। अब देखो, गरीब आदमी की जेब में तो 20 रुपए नहीं है ना कि वो बोतल खरीद ले। वो समझी बात, बस 20 रुपए का तो घर में तो कुछ खाने को सामान ले जाएगा। तो उस लालच में, गरीबियत में, बेचारा वो कहता है कि मैं पैसे वहां क्यों खर्चूं, घर के राशन पे खर्चूंगा। पानी नहीं पीता है, पानी नहीं पीने की बात, ही स्ट्रोक हो जाता है उसको, और वो बंदा गिर जाता है। गिर जाता है, कोई उसे उठाता नहीं है। लोग सोचते हैं कोई शराब पी के गिर गया होगा, लोग सोचते हैं ऐसे गिर गया होगा, गरीब आदमी है, और वो मर जाता है। ये पहला काम तो यह है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, हम्म। कहीं प्याऊ नहीं है। कहीं पूरी दिल्ली में कहीं प्याऊ ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। और पहले याद करिए, बस स्टैंड पे सब जगह रेडियां खड़ी होती थी। हम्म। हमारे टाइम में तो 5-10 पैसे का गिलास मिलता था, लेकिन आज वो रेडियां भी गायब होगी, धीरे धीरे हट गई वहां से। और उससे भी बड़ी बात की दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे शहर में 4 लाख से ज्यादा पेड़ तो मेट्रो में की वजह से कट गए। पेड़ भी नहीं है, उससे गर्मी भी बढ़ गई, और लोग खड़े कहाँ हो बेचारे, वृक्ष ही नहीं है। रिक्शा वाला कहाँ खड़ा होगा जब वृक्ष ही नहीं है? तो हम लोगों ने, यानी हमने, जनता ने इस पर्यावरण को खराब किया है। हमने इस प्रदूषण को बढ़ाया है, पर्यावरण को खराब किया है, गर्मी को बढ़ाया है। यही एक कारण है कि सारा एनवायरनमेंट गड़बड़ हो गया है। कुछ दिनों पहले हमने एक और न्यूज रिपोर्ट देखा था, जहां पे उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पोस्टमार्टम हाउस का ये सिचुएशन था कि डॉग्स ह्यूमन डेड बॉडीज को खा रहे थे। दीज रिपोर्ट्स आर सो शॉकिंग, शंटी जी। सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट देयर इज अ पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एपैथी एंड नेग्लेक्ट टुवर्ड्स द डेड। ये सिचुएशन 21st सेंचुरी इंडिया में भी हो रहा है। वी call ourselves a high-paced developing economy, but what good is any development when we can't even give dignity to the dead? प्रेमा, डेड के अलावा पेशेंट भी जहां पर है, मैं आपको 10 हॉस्पिटल ऐसे दिखा सकता हूँ सरकारी। जब आप दिन के टाइम में जाएंगे या शाम को जाएंगे कभी भी, तो आपको वहां कुत्ते घूमते हुए मिलेंगे। निश्चित है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाह हो रही है। वहां इतने आपने गार्ड खड़े किए हुए हैं, इतने आपने सिक्योरिटी वाले रखे हुए हैं, तो कुत्ते अंदर कैसे चले जाते हैं? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ तक देखा कि कोविड में बहुत सारे मरीज लेटे हुए थे जीटीबी हॉस्पिटल में, और बीच बीच में कुत्ते भी लेटे हुए थे। तो मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, बहुत बहुत वायरल हुई कि यार, आज इंसान का ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि जानवरों के साथ सोना पड़ रहा है उनको। लेकिन इसमें बात वही आ रही है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन हमारे साधन नहीं बढ़े हैं। इसके ऊपर हम बहुत बहुत कम निगाह से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने इतने बड़े बड़े बजट जो मेडिकल के लिए पास होते हैं, हम्म। मुझे नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। और सरकारों को अगर अपनी इज्जत बचानी है, हर स्टेट को, तो उनको मेडिकल के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा बाबू। ये तो बहुत जरूरी काम है कि अगर आप, नैतिक फर्ज बनता है आपको, आपके पास अरबों रुपया एम्बुलेंस के लिए आता है, हम्म। और एम्बुलेंस आप बनाते नहीं है। आपके पास अरबों रुपया डॉक्टर्स के लिए आता है, और वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे पोस्ट खाली पड़ी है। आप चले जाइए, सीटी स्कैन की मशीनें खराब पड़ी हैं हॉस्पिटल के अंदर। दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूँ मैं। आप छोटे स्टेट में क्या हाल होगा जरा सोचिए ना। हम्म। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हो गया था 2020 में। दंगा हो गया, रॉयट्स हो गए, तो एक पत्रकार की छाती में गोली लग गई। गोली लगी, हमें फोन आया, एम्बुलेंस में उठा के हम जीटीबी हॉस्पिटल ले गए। वहां गए तो कहने लगे, जी हमारी तो सीटी स्कैन मशीन खराब है, आप इनको अब दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए। पहले उसको लाने ले जाने में 3 घंटे खराब हो गए। अब चलो, वो तो विल पावर थी, वो बर्दाश्त कर गए, इतनी ब्लीडिंग हो गई, लेकिन आम आदमी तो मर जाएगा 3 घंटे के अंदर। हम्म। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, तो डिजास्टर के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ खुद डिजास्टर का, मेरा बेटा तो लंदन से यही कोर्स करके आया है, जोजीत सिंह डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टर करके आया है। हमारा ये कहना है कि डिजास्टर के ऊपर प्रशासन को, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ बजट लगाने पे नहीं। वो जमीनी स्तर पे वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वहां पे साधन पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, जनता को इसकी अवेयरनेस भी है कि नहीं है।
ये बताना पड़ेगा ना आपको, क्यों नहीं बताना पड़ेगा? अब हम बचपन में सिविल डिफेंस के थ्रू सीखते थे, आग कैसे बुझाई जाती है, रेस्क्यू कैसे किया जाता है, सीपीआर कैसे होता है। ये बातें स्कूलों में, स्कूल से शुरू हो जानी चाहिए। स्कूल से लेके कॉलेज तक आगे जब बाहर निकले तो इंसान तैयार होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, जब अमेरिका जैसी कंट्री में लोग 1 साल मिलिट्री की तरह सीखते हैं तो हमें भी सीखना चाहिए ना। हम हमें हमें अपनी औकात पता लग गई ना कोरोना में कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहीं कहीं नहीं खड़े। हम हॉस्पिटलों के बाद बैनर लगे थे, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। याद कीजिए, दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग एक रात में मरे थे, 25 लोग एक रात में मरे थे। तो अगर अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में हाल है तो जरा सोचिए ना। मिलिट्री को सड़क पे उतरना पड़ा ना दिल्ली में, याद करिए ना। होम मिनिस्टर को सड़क पे उतरना पड़ा ना। अगर मिलिट्री ने बेस हॉस्पिटल बनाए तो बचे ना। आप सोचिए ना, तो क्या हालत बन गई थी। ऐसा हालात क्यों हुए? इसका मतलब हम तैयार नहीं है। हमारे पास पीपी किटें नहीं थी, हमारे पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, और अभी भी हम नहीं सीखे हैं। तो मुझे लगता है फिर हमें कोई नहीं बचा सकता है, फिर नहीं बचा सकता। शंटी जी, कोविड के टाइम पे और उसके बाद भी आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और पोस्टमार्टम होम्स विजिट किए हैं। यू स्पेंड सेवरल डेज इनसाइड क्रिमेटोरियम्स विदाउट गोइंग होम। सिस्टम में आज भी क्या खामियां हैं, और ये पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है, क्यों ये फूल प्रूफ तरीके से नहीं हो रहा है हमारे देश में, और इसमें बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेमा, बदलाव तो 0% भी नहीं आया। और 90% हॉस्पिटल्स में पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं खुलासा कर रहा हूँ। डॉक्टर अपने कमरे में बैठे होते हैं, या तो कंपाउंडर या कुछ और बाहरी लोगों से पर बॉडी सिस्टम में उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो बड़े केस होते हैं, जैसे कोई मर्डर हो गया और वो बड़ा व्यक्ति है, कोई सुसाइड हो गया और बड़ा व्यक्ति है, अननोन बॉडी मिली और बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति पैसे वाला, सोर्स वाला या राजनीतिक, वहां एक टीम बनती है। वो टीम में डॉक्टर भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं, डीएम भी होते हैं, सो मैनी पर्सन, पुलिस भी होती है। उनके सामने वीडियो बनती है, वहां फिर सब प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम होता है। अदरवाइज पोस्टमार्टम सिर्फ नाम है, पोस्टमार्टम किया नहीं जाता है, करने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं। और मैं तो हिम्मत देता हूँ, ये हिम्मत की दाद देता हूँ कई जगह पुलिस वालों की, कि बेचारे पहले सड़ी गड़ी लाश को उठाते हैं, यही लावारिस मिलती है, पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर मोर्ची लेके जाते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम कराने जाते हैं। क्या दे रही है सरकार उनको? तो उनको अलग 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 से पैसे तो नहीं मिलते इस बात के, जो बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। इसीलिए मैंने अपने शमशान घाट पे बोर्ड लगा रखा है और अपनी एम्बुलेंस से दे रखी है कि कहीं भी पुलिस को डेड बॉडी मिले हम क्रिमेट कराएंगे। वो खुद खड़े हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी बाल बच्चेदार हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी के लावारिस बॉडी को मोक्ष दे रहे हैं। वो समझ लीजिए बात, जो बॉडी जिसको एक डिग्निटी से जला भी नहीं पाया कोई, तो कम से कम उसको मोक्ष तो मिले ना यार उसकी। और मैं तो और बात करता हूँ कि जितनी भी लावारिस ऐसी बॉडीज आती हैं, उनकी अस्थियां भी हम हरिद्वार तक भेज देते हैं। हर महीने मेरा बेटा लेके जाता है एम्बुलेंस में जोजीत सिंह, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको इज्जत तो मिले, उनकी एक जो अस्थियां हैं। और आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि मानवता कितनी मर गई थी। मैं तो अक्सर कहता था कोविड में कि इंसान नहीं मर रहे दिल्ली में, इंसानियत भी मर गई है। 4000 से ज्यादा डेड बॉडियों के अस्थियां शमशान घाट में पड़ी थी, कोई लेने ही नहीं आया। लोगों को मकान चाहिए थे, लोगों को जायदाद चाहिए थी बाप की, उनकी अस्थियां नहीं चाहिए थी, पड़ी रही, सड़ गई, हमने उठा के जाके प्रवाहित करी। तो मैं यही कहूंगा, पोस्टमार्टम हाउस का जो आपने मुद्दा उठाया है, इसको बड़े ढंग से उठाइए। और आप ये कहिए सरकार को, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच दिखा रहे हैं। और उस पोस्टमार्टम हाउस में ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ही जाते हैं, बड़े से बड़े अमीर भी जा सकते हैं, किसी का भी हादसा हो सकता है। मैं तो खुद अपने घर, मेरे घर में ही मेरे एक भतीजे की डेथ हुई, मेरे एक भांजे की डेथ हुई एक्सीडेंट में। मैं खुद मोर्चरी से बॉडी लेके आया जाके अपने हाथों से। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ उस समय को? उस समय मोर्चरी में जाके इंसान को बड़ा कुछ देखने को मिलता है। तो आप सबको यही बोलिए, हर सरकार को, हर प्रदेश को, हर स्टेट को, सरकारों को, कि आप कम से कम उनको डिग्निटी दीजिए और वहां पे साधन पूरे करिए। अगर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर पूरे करिए। और अगर वो बाहर के लोगों ने पोस्टमार्टम करना है तो फिर वहां हमने डॉक्टर अपॉइंट ही क्यों करें? Shanti ji, you have said something very important where you've revealed that
According to you, you're saying that when a death occurs of a common man, the doctor doesn't do the postmortem. It is a compounder or a lesser known Yes. person who actually does it. And it's very shocking. And it's very shocking to even hear this, that only the rich, the powerful, the influential get perhaps this privilege of getting a postmortem done by a doctor in the country today. Also, Shanti ji, when a death occurs, the system has to record it. The postmortem has to be conducted in an appropriate way. If dead bodies are rotting in postmortem stations even before the actual postmortem is conducted, this has great implications even in solving a criminal case. It even has an impact on the criminal justice system. You're part of the National Human Rights Commission also. How grave is the situation? Clearly, accountability has to be fixed. इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हेल्थ डिपार्टमेंट की बनती है। किसी भी स्टेट के अंदर डेथ जो हो जाती है उसका पोस्टमार्टम होना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, और जो क्रिमेशन है वो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर होता है हर स्टेट में। जैसे बीएमसी है, मुंबई की बीएमसी बोलते हैं। बीएमसी ने पूरे मुंबई के अंदर, मैंने देखा जाके पीछे, बड़े अच्छे तरीके से हर शमशान घाट में क्रिमेशन फ्री कर दिया है। कोई भी डेड बॉडी आए 3 क्विंटल लकड़ी फ्री है, उससे ज्यादा लेगा तो 700 रुपए पर क्विंटल देना पड़ेगा। उसका कारण है कि एनएचआरसी ने पूरे देश के अंदर सभी चीफ सेक्रेटरीज को लेटर भेजे कि कहीं भी अगर कोई गरीब आदमी क्रिमेशन नहीं करवा सकता है तो उनको लकड़ी फ्री दी जाए, सीएनजी भी फ्री दी जाए। तो बहुत बड़ा स्टेप था। और इस बात के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया कि जितने भी पोस्टमार्टम हाउस हैं वो बहुत अच्छे ढंग से बने होने चाहिए, और जो उनका पोस्टमार्टम है लीगल वे में वो डॉक्टर्स को ही करना चाहिए, ना कि कंपाउंडर को और ऐरा गैरा वो इधर उधर से बुला लेते हैं कहीं से, मुझे नहीं पता कहां से आते हैं लोग में। और एक बात और है, अगर मेरे घर से कोई चला गया और मैं वहां लाइन में लगा हूं तो डॉक्टर कहेगा जी नहीं आज नहीं होगा, कल होगा आपका पोस्टमार्टम। तो ऐसे केस में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग ब्राइब भी देते हैं वहां पे कि सर प्लीज हमारा जल्दी कर दीजिए, आज हमने सारे परिवार को, समाज को समय दिया हुआ है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए यार। कहीं तो हमें शर्म आनी चाहिए, कहीं तो हमें तरस आना चाहिए किसी के ऊपर। मैं मानता हूँ कि वो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, मैं मानता हूँ कि वो यूज टू है, मैं मानता हूँ कि उन लोगों का रोज का नित्य क्रम है, लेकिन उनको भी तो मरना ही है ना एक दिन। उनके घर में से भी तो कोई मर सकता है ना, क्यों नहीं मर सकता है? इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे एक हॉस्पिटल की डॉक्टर की बात अभी तक याद है। मैंने उनको फोन किया कि एक डेड बॉडी पड़ी है आपके यहाँ और कल से पड़ी है, और उसको उठाने के लिए अभी तक किसी ने इंतजाम नहीं किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो मुझे कहने लगे शंटी जी बहुत काम है हमारे पास यार, एक डेड बॉडी के चक्कर में थोड़ा हम लगे रहेंगे। अब कुदरती बात देखिए कि 6 दिन के बाद उसी डॉक्टर की मदर की डेथ हो जाती है उसी हॉस्पिटल में। तो मुझे फोन आया उसका, डॉक्टर साहब का, कि शंटी जी जरा डेड बॉडी की गाड़ी जल्दी भेज देंगे। मैंने क्या हो गया? कह रहे मेरे मदर की डेथ हो गई। मैंने कब हुई है? कह रहे आधा घंटा हो गया। मैंने कहा कल तक पड़े रहने दीजिए ना, कल उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? कह रहे आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैंने कहा कल तो आपने मेरे को बोला था किसी की डेड बॉडी पड़ी थी। यानी डेड बॉडी और डेड बॉडी में फर्क हो गया क्या आज? ये हमारे यहाँ तक जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा ना प्रेमा कि वो इंसान था, वो डिग्निटी थी, उसको मोक्ष दिलाना हमारा फर्ज बनता है। मरने वाला मेरा बाप भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है। जब तक ये विचार नहीं आएंगे, और सच बोलूं आत्मा तभी जुड़ती है काम के लिए। मैं जब कोरोना में काम कर रहा था तो मुझे कोई बुजुर्ग की बॉडी मिलती थी, मुझे लगता था मेरे पिता समान। जब मैं किसी बुजुर्ग माता को उठाता मुझे लगता मेरी माँ की बॉडी है। उस समय मेरी आत्मा जुड़ जाती थी उसके साथ और मैं दिल से करता था काम। जब तक आप अपने आप को जोड़ के काम नहीं करोगे ना, और डॉक्टर तो भगवान का रूप है यार, डॉक्टर को तो ये बात सोचनी चाहिए कि वहां पोस्टमार्टम हाउस में जो आए हैं वो खुशी से नहीं आए हैं, वो दुख के समय में आए हैं। जरा सोचिए ना कितना बुरा समय होगा उन घरों में। उस समय मुझे लगता है कि हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेरना चाहिए, और सिस्टम को गलत दिखा के मुझे लगता है कि हम सिस्टम को भी बदनाम करते हैं, सरकार को भी बदनाम करते हैं, प्रशासन को भी बदनाम करते हैं, और डॉक्टर के पेशे को भी बदनाम करते हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप है यार, उसे तो बदनाम मत करो। Shanti ji, we have been running a huge campaign against medical negligence at the Probe. Many families who lost their members to medical negligence have been talking to us.
In these cases of medical negligence, it is very difficult for the victims or their family members to get justice. Our laws are designed in such a way that it is more hospital centric and doctor centric rather than being patient centric. So, on one hand, we are seeing so many deaths due to medical negligence, and on the other hand, we are seeing that even the dead are not accorded any dignity. This shows that our healthcare infrastructure is completely collapsing and needs some major reforms. ऐसे हालात जब दिल्ली एनसीआर में है, तो इमेजिन आप कर सकते हैं कि गांव में क्या सिचुएशन होगी। इसमें बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कोई भी स्टेट है, चाहे वो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, या महानगर है, या वो छोटे गांव है, करप्शन तभी खत्म होगी कि वहां उनको पैसा ना देकर उनको साधन दिए जाए। जैसे सपोज अगर उन्होंने कह दिया जी ये लीजिए 10 एम्बुलेंस खरीद लीजिए, फंड भेज दिया, हो सकता है वहां वो एम्बुलेंस खरीदे ही ना, उस फंड को वो बिल्डिंग पे लगा दे, कहीं भी लगा दे, मेडिकल का फंड है, या सैलरी पे बांट दे। तो क्यों ना सरकार वहां पे वो संसाधन भेजे। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडवाइजरी में था। हमने वहां पे आवाज उठाई कि ब्लड डोनेशन की जो वैन होती है, बस, वो यहां होनी चाहिए। ईस्ट दिल्ली में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। तो वहां के स्थानीय एमएलए ने सरकार से, दिल्ली की सरकार से 20 लाख रुपया हॉस्पिटल को दिला दिया कि आप वैन ले लीजिए। आप बिलीव करेंगे, आज इस बात को 16 साल हो गए हैं, ना वैन आई, ना पैसे का पता लगा। और मैं अक्सर बोलता हूं ये बात को, 2 बूंद पोलियो की पीने के लिए अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, जबकि दिल्ली में पोलियो खत्म हो चुका है। सबको पता, कई साल हो गए, एक केस भी नहीं है। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है कि दिल्ली में 5 लाख यूनिट एक महीने में चाहिए, लेकिन डोनेट करने वाले कितने लोग हैं? मात्र 1.5 लाख लोग। बाकी 3.5 लाख यूनिट कहां से आता है? वॉलंटरली आता है। तो वॉलंटरली कब आएगा? जब उसकी अवेयरनेस करेंगे। अभी 15 दिन 12 दिन पहले ही वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था। मुझे बुलाया गया अवार्ड के लिए, मैं गया वहां पे, क्योंकि मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूं। मेरा नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे अवार्ड दिया। You're also वर्ल्ड known बुक ऑफ as रिकॉर्ड में नाम you're है। also known as Donor Singh. या लेकिन मैंने वहां ये बात बोली कि क्या आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, क्या पूरे देश में या पूरी दिल्ली में कहीं कोई होल्डिंग नजर आ रहा है आपको? किसी टीवी पे ऐड आई है कि ब्लड डोनेट करिए? जबकि ब्लड डोनेशन का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। देखिए, या तो हम हैं या भगवान है, बीच में कोई माध्यम नहीं है। किसी पशु का, पंछी का ब्लड नहीं चढ़ सकता किसी को, समझ लीजिए बात आप। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। या ईश्वर देगा खून या हम देंगे। ये बात सरकार क्यों नहीं सोचती? और दूसरी बात मैं और बोलता हूं कि अगर किसी ने 25 बार ब्लड डोनेट कर दिया, जबकि कोई एक बार भी नहीं करता, तो कम से कम उसे अप्रिशिएट तो करो यार। उसे कोई सिल्वर कार्ड दे दो, एक उसे मेट्रो की टिकट फ्री दे दो। कोई 50 बार देता है, उसे आप एक रेलवे की टिकट फ्री दे दो। कोई सेंचुरी करता है, उसे कोई हवाई जहाज की टिकट दे दो। क्या सीएसआर में इतने फंड पड़े हैं, क्यों नहीं दे सकती वो कंपनियां बड़ी बड़ी? लेकिन लेकिन पहल कौन करे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि फंड है इनके पास। एक नाको है जो ब्लड के ऊपर बहुत काम करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ब्लड डोनर्स को एक मग पकड़ा दिया जाता है 20-25 रुपए का। जलील करने वाली बात है। जो खून दे के जा रहा है अपना इतना कीमती, किसी की जान बचाने के लिए, 1 यूनिट से 3 जानें बच सकती है, 4 भी बच सकती हैं। एक मग दे रहे हो तो 25 रुपए का यार, आपको उसको जलील कर रहे हो आप। आप उसको कोई अच्छा कोई ऐसी चीज दीजिए कि याद रखे, घर के अंदर जाके उसका परिवार वाले भी देखें कोई अच्छा गिफ्ट मिला है। बात वो किसी चीज का भूखा नहीं है। जो खून देने आया है वो बहुत बड़ा है, रक्तदान करने वाला ईश्वर के रूप में आया है। देश के अंदर आपको पता है कितने लाख बच्चे थैलीसीमिक हैं, जिनको हर महीने में 2-2 बार 3-3 बार खून चढ़ता है। तो जहां थैलीसीमिक डिपार्टमेंट हो, थैलीसीमिया के बच्चों के पेरेंट्स को उसमें मेंबर बनाइए आप। वो आपको कमियां बता देंगे एक दिन के अंदर कि क्या क्या कमियां, भीख मांगते हैं वो खून के लिए जाके, और उनका बच्चा तड़फ रहा होता है। डायलिसिस पे आ जाइए आप।
किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस कराना हो ना, तो भीख मांगनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है। 3 महीने का टाइम दे देते हैं, बताइए ना। 15 दिन के बाद डायलिसिस नहीं हुआ तो बंदा मर जाएगा ना। उस हालत में वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं, वहां उनके घर बिक जाते हैं, फ्लोर बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती हैं, धंधे चौपट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज पे ध्यान दें कि वो जिनके घरों के लोगों को डायलिसिस होता है, उनके परिवार को उसमें मेंबर बना दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफर करे, और लोग बिना कोई पैसा लिए हुए, ये तो लाखों रुपए देकर एम्प्लॉय रखते हैं, फिर काम नहीं होता ना। फ्री में काम होगा, फ्री में लोगों को लगेगा यार हमें ऑनर दे रहे हैं। उसमें रिटायर्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, रिटायर्ड आर्मी मैन भी हो सकते हैं, एनजीओ वाले हो सकते हैं, आरडब्ल्यू वाले हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सिस्टम को, ढांचे को, ढर्रे को बदलाव पे लाना होगा। और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट बनता है कि हम इस देश में जीने का भी हक रखते हैं और मरने के बाद इज्जत से जाने का भी हक रखते हैं। Shanti ji, I have seen the kind of work you have been doing for years. You're such an inspiration to so many people. Thank you for taking the time out for this interview and for your deep insights. Thank you. शुक्रिया प्रेमा, आपका चैनल समय समय पर यह आवाज उठाता है। आप किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, आप देश के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हो, आप सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो, जिस सिस्टम में बदलाव की बहुत जरूरत है। और ये निश्चित है कि जो आज हम बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी तक भी बात पहुंचेगी, होम मिनिस्टर जी तक भी बात पहुंचेगी, क्योंकि उन लोगों ने भी समय देखा है कोरोना का। भाई, प्राइम मिनिस्टर जी को उतरना पड़ा ना सड़क पे, होम मिनिस्टर जी को उतरना पड़ा, इसीलिए लोग बचे ना लास्ट में जाके। नहीं तो और कंट्री की तरह यहाँ भी तीसरा जोर भी आता, चौथा भी आता, पांचवा भी जाता। लेकिन ये सच्चाई जो आज आपने रखी है, पोस्टमार्टम हाउस की, हॉस्पिटल्स की, मेडिकल सर्विसेज की, डिजास्टर की, ब्लड डोनेशन की, ये भी ऊपर पहुंचनी चाहिए। देखो मैं तो ये कहूंगा, और ये पहुंचेगी। और NHRC में तो मैं ही पहुंचाऊंगा ना। मैं समय समय पर जब मीटिंग में जाता हूँ एज ए मेंबर ऑफ द कोर ग्रुप डिफेंडर्स एंड एनजीओ, तो मैं भी रखूंगा इस बात। Thank you. Thank you, शुक्रिया। Shanti ji.